नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल के ऊपर जो रिसेंटली डाउन टू अर्थ वेबसाइट में पब्लिश हुआ था। वाटर अफ्रीका's गोल, वन क्राइसिस टू मेनी। इस आर्टिकल में बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में जो क्राइसिस है इसके बारे में बताया हुआ है। सबसे मेजर क्राइसिस तो दोस्तों पानी का है। एक तो पानी की अवेलेबिलिटी कम है और जो पानी अवेलेबल है वो काफ़ी कंटामिनेटेड है, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितने लोग हैं वो कई सारे डिसीज से सफ़र करते हैं। और पॉवर्टी का इशू तो आपको पता ही है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब इश्यूज़ के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑलरेडी कॉलरा डिसीज से लेके काफ़ी इश्यूज़ हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे मेजर्स अडोप्ट किया था और एक हद तक कॉलरा डिसीज़ को कंट्रोल भी किए थे। पर बीच में ये कोरोना वायरस पैंडेमिक आने के बाद कॉलरा के अगेंस्ट जो फाइट है उसे रोकना पड़ा। कॉलरा बेसिकली एक एक्यूट डायरियल इलनेस है कॉज बाय विब्रियो कॉलरे। ये जो बैक्टीरिया है इट इज शेड थ्रू फीसेस एंड इन्फेक्ट थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। देखिए, कॉलरा एक बार इन्फेक्ट होने के बाद अगर लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं तो इसकी वजह से ये जो फीसेस है ये वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं और ये पानी कंटामिनेट हो जाता है। ये पानी दूसरे ह्यूमंस कंज्यूम करने से कॉलरा बैक्टीरिया फैलने का चांस है। तो ये ओपन डिफिकेशन की वजह से या फिर वाटर कंटामिनेशन की वजह से अफ्रीकन लोगों में कॉलरा अभी भी प्रेजेंट है। वैसे कॉलरा इन्फेक्शन 1817 में एमर्ज हुआ था फ्रॉम एंडेमिक एरियाज इन एशिया। तब से लेके अब तक कई सारे कंट्रीज में कॉलरा इन्फेक्शन फैला था। अब जो करंट कॉलरा पैंडेमिक चल रहा ना दोस्तों, ये 1961 में शुरू हुआ था। वैसे इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम कंट्रीज में उतना ज़्यादा है ही नहीं, फिर भी कुछ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलरा इन्फेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ज़्यादा है। अभी भी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलरा इन्फेक्शन का इंटरमिटेंट आउटब्रेक्स होता है कम्युनिटीज़ के बीच में। ऑलरेडी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज आर बर्डन विद कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उधर, पुअर हेल्थ सिस्टम से एंड मैल न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम्स है। तो इसके अलावा जब ये कॉलरा इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सब सहारन अफ्रीकन पीपल को। आप देखिए, जो कॉलरा इन्फेक्शन है ना, दे आर ईजिली प्रिवेंटेबल। आपको दो ही चीज़ इंश्योर करना है, एक तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे दो एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी दे दो। ये दोनों प्रोवाइड करने से आप कॉलरा इन्फेक्शन को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सिंपल ट्रीटमेंट्स देने की ज़रूरत है, ऑरल मेडिसिन वगैरह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सब सहारन अफ्रीका में 83% ऑफ डेथ्स जो है कॉलरा के वजह से हुआ 2000 एंड 2015 के बीच में। वैसे 2017 से अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलरा केसेस डिक्लेन हो रहा था, फिर भी कुछ कंट्रीज सच एज नाइजीरिया, एथियोपिया, सूडान, नाइजर, सोमालिया, कैमरून, मोजाम्बिक एक्सेट्रा, इधर बीच बीच में कई आउटब्रेक्स ऑफ कॉलरा भी रिपोर्ट हुआ था कोविड-19 के ऑनसेट के बाद भी। अगर नाइजीरिया की बात करें, उधर सबसे मेजर आउटब्रेक हुआ था कॉलरा का। नाइजीरिया का 36 स्टेट्स में 32 में कॉलरा स्प्रेड हुआ था, जिसमें 90,000 पीपल बीमार हुए थे। 3000 डेथ रिपोर्ट हुआ था बाय द एंड ऑफ 2021। अगर जाम्बिया की बात करें, उधर जब कॉलरा केसेस इंक्रीज हो रहा था, उधर की डिसीज इंटेलिजेंस एजेंसी अपना सर्वेलेंस रिपोर्टिंग इंक्रीज किया। जस्ट लाइक कोविड-19, वो हर एक घर में जाके डायरिया केसेस का रिपोर्ट ले रहा था। देखिए, कॉलरा डिसीज का सबसे मेजर एक सिम्टम है डायरिया, तो वो हर एक घर में जाके किस किस को डायरिया हो रहा है उसका रिपोर्ट ले रहा था। और इन्होंने कुछ स्टडी भी किया उसके बारे में। उन्हें यह पता चला वाटर बॉडीज में फीसल कंटामिनेशन है, मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है इसकी प्रेजेंस वाटर बॉडीज में देखने को मिला, इवन कैपिटल सिटी लुसाका में भी। ये क्यों होता है दोस्तों? एक तो ओपन डिफिकेशन इसका कारण हो सकता है। दूसरा, अगर घर में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, अगर प्रॉपर सेप्टिक टैंक्स नहीं है, तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है नियर बाय वाटर बॉडीज में मिक्स होने का चांस भी है, जिससे कॉलरा फैल भी सकता है। स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए नाइजीरियन अथॉरिटीज ने सप्लाई टैंकर वाटर प्रोवाइड करने लग गया हाई रिस्क एरियाज में, एंड लुसाका में सिक्योर्ड बॉटल्स में लिक्विड क्लोरीन भी मिक्स करने लग गया इन्फेक्टेड वाटर में। वैसे पानी में क्लोरीन क्यों मिक्स करते हैं ये बात तो आपको पता ही होगा। बेसिकली पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। इवन हमारे देश में भी ये होता है। अब दोस्तों, अफ्रीकन कंट्रीज में इतना ज़्यादा कॉलरा केसेस रिपोर्ट होने का कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों हाइजीन। हाइजीन कम मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उधर एक कम्युनिटी है चिडा कम्युनिटी। चिडा कम्युनिटी कसावा ग्रो करते हैं। अब कोई भी एक फ्रूट खाने से पहले हम क्या करते हैं? उसे साफ करते हैं पानी से। अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ इलाकों में वाटर शॉर्टेज की वजह से लोग फ्रूट्स वगैरह बिना साफ करके खाते हैं, ऐसे ही रुमाल से पोंछ के या फिर ऐसे ही कपड़े में पोंछ लिया और खा लिया। इससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जाने का चांस है। दूसरा है हैंड हाइजीन बिफोर मील्स इज ऑल्सो पुअर। खाना खाने से पहले भी ये लोग हाथ साफ नहीं करते हैं।
एंड ऊपर से ये भी रिपोर्ट हुआ था साउथ अफ्रीका का एमताता सिटी में से ए मेजोरिटी ऑफ वेल टू डू पॉपुलेशन ऑल्सो स्ट्रगल्स डेली टू गेट वाटर एंड रिसोर्स टू यूजिंग वाटर फ्रॉम ड्रेन्स फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग। इवन ड्रेन से भी ये लोग पानी उठाता है नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी। अब आप सोचिए दोस्तों, ऐसे सर्कमस्टांसेस में कितने तरह तरह का डिजीज आउटब्रेक्स हो सकता है। आप ये भी सोचिए दोस्तों, एक गर्ल चाइल्ड के बारे में जो अपनी मेंस्ट्रुअल पीरियड से गुजर रहा होगा, वो अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करेगा अगर पानी नहीं है, लोगों को पीने तक पानी नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो क्या करेगी। तो बहुत बुरा हाल है। और एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। ये क्या है, देखिए उधर के लोग जो है शालो बोरवेल्स के ऊपर डिपेंडेड है पानी के लिए, क्योंकि और कहीं उन्हें पानी नहीं मिलता है। अभी जो शालो बोरवेल्स का पानी है वो बैक्टीरियोलॉजिकली कंटेमिनेटेड है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए उन एरियाज में जहां ये कॉलरा आउटब्रेक वगैरह ज़्यादा है, एक तो उधर ओपन डेफिकेशन होता है जिसकी वजह से वाटर बॉडीज कंटामिनेट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जिन घरों में टॉयलेट्स हैं उन टॉयलेट्स में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब भी एक टॉयलेट बनाता है उसके साथ एक सेप्टिक टैंक अटैच होता है। नॉर्मल केसेस में सेप्टिक टैंक में ह्यूमन एक्सक्रीटा पहुंचने से प्रॉपर्ली ट्रीट होकर वेस्ट वाटर बाहर निकलता है, और ये जो पानी है सेप्टिक टैंक से जो बाहर निकलता है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं, उतना टॉक्सिक नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर पूरा ट्रीटिंग होता है। जितना एक्सक्रीट है इसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि कई सारे जर्म्स वगैरह रहते हैं इसके अंदर, राइट। आप देखिए, अब उधर जितने घर में टॉयलेट्स हैं उसमें प्रॉपर सेप्टिक टैंक फैसिलिटी नहीं है, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। नॉर्मल एक टैंक बना देगा या फिर कोई एक गड्ढा बना देगा, उसके अंदर पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटा चला जाएगा। अब ये जो एक्सक्रीटा है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के साथ मिल सकता है। तो बोरवेल्स में भी जो पानी होगा ना उसमें भी बैक्टीरिया का प्रेजेंस मिल सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। एंड दिस लैक ऑफ एक्सेस लीड्स टू डिसीजेस लाइक कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऊपर से जब पानी खराब होता है तो उस पानी में ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज का भी चांस है। अब मॉस्किटो ब्रीडिंग ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है मलेरिया आउटब्रेक्स भी हो सकता है, और ऐसे हुआ भी है सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में। 2020 में एक स्टडी रिपोर्ट आया था, उसमें यह क्लियरली बोला inadequate sanitation facilities are a major cause for the deterioration of quality of countries water bodies। देखिए sanitation facilities is ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ये मैं बोलूंगा, क्योंकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसे अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाएगा, तो आपका जो वाटर बॉडीज है, ग्राउंड वाटर है, सारे कंटामिनेट होगा जो अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है। अब दोस्तों और एक प्रॉब्लम है अनफिट ग्राउंड वाटर। देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल है ना वो वैसे ही खराब है, ये किसी की गलती नहीं है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में जो ग्राउंड वाटर है उसमें फ्लोराइड्स, आर्सेनिक एंड क्लोराइड्स का प्रेजेंस है। इन तीन कॉम्पाउंड्स का प्रेजेंस होने से पानी वैसे ही अनफिट हो जाता है पीने के लिए। ऊपर से उगांडा में एक स्टडी हुआ था, तब ये पता चला उधर की ग्राउंड वाटर में आयरन, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स का प्रेजेंस है, एंड फ्लोराइड लेवल्स भी ज़्यादा था। वैसे दोस्तों ये जो फ्लोराइड लेवल्स ज़्यादा होता है इसलिए वोल्केनिक डिपॉजिट्स की वजह से, ठीक है। WHO ने ये बोला भी है इन सारे कंपाउंड्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन होने से ये ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो फ्लोराइड्स अगर ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस करके एक डिसीज भी हो सकता है ह्यूमन बींग्स में। वही ज़्यादा आयन होने से पानी का ऑर्डर अनप्लेजेंट हो जाता है, टेस्ट भी अजीब हो जाता है। एंड मैग्नीज होने से ये प्लम्बिंग फिक्सचर्स एंड लॉन्ड्रीज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा टैप्स है, जो पाइप्स है, हॉसेस है, उन सबको अफेक्ट करेगा अगर ज़्यादा मैंगनीज प्रेजेंस है पानी में। तो कुल मिला के सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर आप टांजानिया की बात करें, टांजानिया का ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स का कंटेंट है। ऊपर से टांजानिया में नाइट्रेट, सल्फेट्स वगैरह का माइनिंग भी होता है। अब माइनिंग होने के बाद ये जो माइनिंग कंपनीज है ऐसे ही माइनिंग वेस्ट को ओपन में छोड़ देते हैं। आप देखिए मिनरल्स माइन करने के बाद अगर आप ओपनली उसे छोड़ दोगे तो ये वाटर बॉडीज़ में पहुंच सकता है और वाटर बॉडीज़ को कंटामिनेट करेगा, और वाटर बॉडीज़ का जो सॉल्ट लेवल है, मिनरल लेवल है, वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने से पानी का जो pH वैल्यू है ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अब pH वैल्यू आपको पता है हमेशा 7 में रहना चाहिए, 7 के नीचे है तो वो एसिडिक हो जाता है, एंड 7 से ज़्यादा है तो अल्कलीन हो जाता है। दोनों हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए हमेशा पानी का pH वैल्यू 7 होनी चाहिए। पर दोस्तों इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से। कुछ रिसर्च स्टडीज़ हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। देखिए ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जैसा इश्यूज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं।
एक ही चीज़ कर सकता है, गवर्नमेंट लेवल में ऐसा एक वाटर सप्लाई सिस्टम बना दो जहां ग्राउंड वाटर को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके हाउस होल्ड्स में सप्लाई कर दो। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। देखिए उस आर्टिकल में जितना पॉइंट्स लिखा हुआ था वही मैंने डिस्कस किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड नहीं किया। वैसे अफ्रीका में ये जो वाटर कंटामिनेशन इशू है, पॉवर्टी इशू है, डिसीज इशू है, ये एक मेजर इशू है। उससे जितना जल्दी हो सके अफ्रीकन अथॉरिटीज़ को इनिशिएटिव लेके सॉल्व करना चाहिए। वैसे इंटरनेशनल हेल्प तो बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, पर इसके बावजूद हमें ये देखने को मिला है अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो हालात है वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। ये सारे जो इश्यूज़ मैंने आपको अभी इस आर्टिकल के थ्रू बताया, ये तो मुझे लगता है काफ़ी 10, 20, 30 साल पहले भी इसी तरह का इश्यूज़ था कई सारे इलाकों में अफ्रीका में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अफ्रीकन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एजेंसीज या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हेल्प पहुंचने के बाद भी उधर प्रॉपर तरीके से इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजंस क्या क्या हो सकता है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर मेंस ऑल्सो। सो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।